अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जो बंडोन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इंडोनेशिया में 1955 में, उसको 70 साल पूरे हुए हैं। उसके रेफरेंस से ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क के कई सफारतकार और पुराने सफ़ीर, एक्स एम्बेसडर्स और कई मुल्कों के नुमाइंदों ने इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया, और इसमें सेनेटर शीरी रहमान और सेनेटर जावेद जब्बार के साथ साथ कई और अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बंदून कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो अगराज़ व मकासद या करारदाद पेश की गई थी, उनके असरात अब ज़ाहिर होना शुरू हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा थी, और इसमें कई नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स ने खिताब भी किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो आज इंटरनेशनल अफेयर्स की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है कराची में 2 रोज़ा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ख़ास करके जो बंधन कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से आपने बात की, उसको भी थोड़ा आम आदमी के लिए आसानी से कुछ बताएं। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बैंडूंग कॉन्फ्रेंस जो 70 साल पहले हुई थी, जो बुनियाद रख दी गई तीसरी दुनिया की, जो बुनियाद रख दी गई एफ्रो एशियन इत्तेहाद की, वो उसकी याद मनाई जा रही है, और पाकिस्तान उसमें फाउंडर मेंबर था। जी सर। और मुझे ये बड़ा शर्फ हासिल हुआ कि मेरे बचपन इंडोनेशिया में गुजरा। बिल्कुल सर। क्योंकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के फर्स्ट डिफेंस और मिलिट्री अटैची थे। उनके प्रेसिडेंट सुकार्नो से बड़े ताल्लुकात थे, इंडोनेशिया की फौजी और सिविल क़यादत से ताल्लुकात थे, तो उन्होंने भी बड़ा कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान इंडोनेशियन दोस्ती का। 70 साल के बाद जो बैंडूंग की स्पिरिट है वो आपके सामने है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, वो सूरज तुलू हो रहा है, एशियन सेंचुरी वो बढ़ रही है, मगरब का जवाल आ रहा है। और ये जो ममालिक हैं एशिया के, अफ्रीका के, जिसका बीज बोया था 70 साल पहले, 70 वो अब आगे बढ़ रहा है, पौधे की तरह दरख्त बन गया बल्कि, और अब दुनिया तब्दील हो गई है। ताकत का तवाज़न मगरब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है, तो उसमें हम अपना कलीदी किरदार करें। मैं समझता हूँ कि अगले 10 सालों में 5 मुस्लिम मिडल पावर्स होंगी, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, अपने अपने भी खत्ते में इंशाअल्लाह ये अपना रोल अदा करेंगे। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स की जो ये कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा हो रही है, इनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और बंदून कॉन्फ्रेंस के हवाले से 70 साल हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भट्टी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुझे इस मौका दिया। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, उन्होंने ये किया है तो बड़ी अच्छी बात है, और ये इस किस्म के प्रोग्राम ये करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट इसी तरीके से काम करता रहे। लिहाजा उन लोगों के कि 1947 से कायम है, ये जितना यंग या ओल्ड पाकिस्तान है उतना ये इंस्टीट्यूट भी है, और डॉक्टर मासूम हसन इसको अच्छी तरह से देख रही हैं। आज की कॉन्फ्रेंस की तो बहुत अहमियत हो गई है, और मेरे ख्याल से पिछले जो कुछ दिनों जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात बने, तो उस रेफरेंस से तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ख़ास तौर पे द की थिंग इज़ कि जी पीस बिल्डिंग के इस तरह की जो मोमेंट्स थे जो बांदुंग कॉन्फ्रेंस में हुए थे, कि जहाँ नेशंस के दरमियान पीस आए,
और पूरे रीजन को वो इम्पैक्ट करे और तरक्की की तरफ लोग जाएं। आई थिंक वही इस कॉन्फ्रेंस का भी एक एलिमेंट है कि हम डिस्कस करें कि उससे क्या हमारी लर्निंग्स थी बांदुंग कॉन्फ्रेंस से, और वो हम आज के दिन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के यंग जनरेशन पे क्या असरात हैं? ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है कि इस वक्त जो है दुनिया एक नए मरहले से गुजर रही है। बंदूक कॉन्फ्रेंस जैसे कि बताया गया 1955 में हुई थी, और अब जो है हम इसलिए एक नए मरहले से गुजर रहे हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है इस किस्म का कि जिस पे ये लग रहा है कि दोबारा से कोई भी छोटा मुल्क जो है वो अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहता, यानी हम कोल्ड वॉर में शामिल होकर किसी एक बड़ी पावर के साथ नहीं मिलना चाहते, लिहाजा इसलिए नॉन अलाइनमेंट जो है वो दोबारा रिवाइव हो रही है। तो जब ये रिवाइव हो रही है तो उसमें फिर इन चीज़ों की बात हो रही है कि जो आपकी सॉवरेनिटी है उसको बरकरार रखा जाए, पीसफुल ज़रिए से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, और ये बहुत ही अहम है। जी सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और PII हमेशा से बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस कराता रहा है। मैं हर साल ये कॉन्फ्रेंस में आती हूँ, और आज का जो दौर है, जो इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, उसमें वाकई ही बैंडन कॉन्फ्रेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको वापस से रिवाइव करने की ज़रूरत है। जिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर बात की गई थी, सोशो कल्चरल कोऑपरेशन पर बात की गई थी, और यहाँ पर सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हमारी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको बहुत ज़रूरत है इस वक्त कि वो रिवाइव करें। चाइना को देखें, चाइना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम जो है वो इस ग्लोबल ऑर्डर में बहुत आगे बढ़ सकें। सैयद मरहम अली शाह साहब, आप मुल्क के रिनाउंड एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं और आप पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत हिस्सा ले रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन की बताइए, जो इंटरनेशनल अफेयर्स की जो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है कराची में, इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ के साथ साथ वाटर अकार्ड पे इश्यूज़ पे, पानी पे भी बात की गई है। ओवरऑल आपका क्या तज्ज़िया है? मकसद ये इंटरनेशनल अफेयर्स जो है पूरा बहुत बड़ा इदारा है, और मुख्तलिफ फोरम पे जो है ना ये मुख्तलिफ मसाइल पे बहस कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। और ये आज जो कल से जो कॉन्फ्रेंस इनकी है वो बहुत अच्छी और पायदार कॉन्फ्रेंस है। जब मैंने अटेंड किया है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है और जो वाटर क्राइसिस है के ऊपर, क्योंकि हमारा मुल्क जो अपना है पाकिस्तान, उसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर और क्लाइमेट ऑफ चेंज का जो है ना बहुत बड़ा मसला है। हम अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। डेवलप कंट्रीज़ में ये क्लाइमेट चेंज के मसले को बहुत पहले ही लिया हुआ था, और उन्होंने अपने रूल्स और अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई थी। आज का जो सेशन है क्लाइमेट चेंज पे और वाटर क्राइसिस पे बहुत अच्छा और बहुत मुफीद जो है ना मकालमे जो है ना वो पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कुछ न कुछ जो है ना कोई आइडियाज़ निकल आएंगे, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व न हो तो अच्छी बात है। और वाकई अपर रिपेरियंस को ख्याल करना चाहिए लोअर रिपेरियंस पे। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो बैंडन कॉन्फ्रेंस 70 साल पहले हुई थी, तो यंग जनरेशन को, नए जो स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनको इस किस्म की कॉन्फ्रेंस से क्या फ़ायदा होगा? So basically जो बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 इंडोनेशिया में, it was set up by many countries that came together to discuss all the ongoing crisis, conflicts जो उस ज़माने के थे। 70 साल बाद हम देखते हैं कि वो सारे क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट्स चेंज हो गए, उनकी शक्लें चेंज हो गई हैं, मगर उनका कोर सेम है। सो वी सी के एक्सप्लॉयटेशन पहले भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इवॉल्व कर गए हैं। सो आफ्टर 70 years द एम ऑफ हैविंग दिस कॉन्फ्रेंस इज़ कि हम जितने भी अब रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और क्राइसिस हैं उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करें, उनको ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा बेसिकली हम एक डिस्कशन लेकर आएँ, and you know to also get the attention of all the policy makers so that we can do something about it. आप हमारे नाजरीन को ये बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा इंटरनेशनल हो रही है, इनके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये एक बेसिकली हम जो हिस्ट्री में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ ने मिल के कॉलोनियलिज़म के अगेंस्ट एक स्टेप उठाया, एक कॉन्फ्रेंस किया।
सो वी आर बेसिकली हम उस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को रिविज़िट करने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके जो थीम्स हैं, इनमें हमने शुरू के जो थीम्स रखे हैं वो यही रखे हैं कि किस तरह से बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने जो कॉलोनियलिज्म के जो हाउ दे ब्रेक द शैकल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसी तरह से जो आज के चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी में, जो हम अगर बात करें क्लाइमेट चेंज का मसला है, डिस्प्लेसमेंट का मसला है, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं इन टुडेज 21st वर्ल्ड, इसको हमने इस कॉन्फ्रेंस में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आए हैं कॉन्फ्रेंस में। मुख्तलिफ़ ममालिक से हमने स्पीकर्स को मदऊ किया है, और वो जो स्पीकर्स हैं वो अब इस कॉन्फ्रेंस पे अपनी राय पेश करें।